ये वाला देखो, ए ब्लॉक ऑफ मास एम इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वेज ऑफ मास कैपिटल एम एज शोन इन द फिगर। ठीक है ना, एक वेज है आपका ये, इसकी टॉप सरफेस पर आपने एक स्मॉल ब्लॉक को रिलीज किया है। ठीक है, तो फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेज ऑफ मास कैपिटल एम ऑन द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड व्हेन द ब्लॉक रीचेस टू द बॉटम ऑफ द वेज। ठीक है ना, फ्रिक्शन विक्शन कहीं नहीं है, सब कुछ स्मूथ है। ठीक है, नो फ्रिक्शन, इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है, लिख भी सकते थे, लिखा नहीं क्या मैंने। फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ सरफेस है। ठीक है, स्मूथ सरफेस है, कोई फ्रिक्शन विक्शन कहीं पर भी नहीं है। तो जब ये ब्लॉक नीचे आ जाएगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। ठीक है ना, अब कई इसको उसमें भी करते हैं, एनएलएम में भी ऐसा प्रॉब्लम करते हैं आप। पहले तो बहुत मैं भी कराता था, फिर मैंने छोड़ दिया क्योंकि कोई मतलब निकलता नहीं। ठीक है ना, कि आप एनएलएम में दोनों का एक्सलेरेशन निकाल सकते हैं। अब एक्सलेरेशन पूछ लेगा कि दोनों ब्लॉक का एक्सलेरेशन कितना है, तो एफ इक्वल्स टू एम ए लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, वो एफ इक्वल्स टू एम ए लगाना ही पड़ेगा आपको, जैसे हम करते हैं दोनों को सिस्टम लोगे अलग अलग। ठीक है ना, स्मॉल एम पे सिस्टम कैसे ले सकते हो, वेज पे बैठ के भी ले सकते हो। तो अगर आपको बहुत अच्छी तरह आता होगा तो आप तो लग जाएंगे उसको करने में। कि मैं एक्सलेरेशन निकालूं, फिर इसका यहाँ से यहाँ तक पहुंचने का टाइम निकालूं, उतने टाइम में कितना चला, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से इसका डिस्प्लेसमेंट निकालूं। तो आप लग तो जाएंगे, बट 10 मिनट से पहले आपका नहीं होगा। ठीक है ना, 10 मिनट और 10 मिनट बाद फिर ऐसा आंसर निकला जो चारों ऑप्शन में से मैच नहीं करेगा, तो बस गया पेपर। इतने में पेपर चला जाता है बेटा, मेंस का इतना ही मौका होता है उसमें। जहाँ एक प्रॉब्लम में 10 मिनट लगाए और चारों में से एक भी ऑप्शन मैच नहीं करा, बेकार हो गया। और शुरू में ऐसा हो गया, बाद में होता रहे 1.5 घंटे बाद, 1.25 घंटे बाद ऐसा हो, ठीक है ऐसा होगा। बट शुरू में तो स्पीड बनी रहनी चाहिए, कॉन्फिडेंस बना रहना चाहिए। पता पता पड़े इतनी बड़ी कैलकुलेशन है, उसको स्टार मार्क करके आगे बढ़ना होता है, ऐसे कुछ। ठीक है, तो अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि आपको स्ट्राइक नहीं कर रहा, मैं तो ऐसे करूंगा, एक्सलेशन निकालूंगा और फिर टाइम निकालूंगा, तो मत करो उसको। एंड में देखना, अगर सब क्वेश्चन खत्म हो जाए तब उठाना इसको। ठीक है, अगर ये बात दिमाग में है और अगर आपको प्रैक्टिस अच्छी तरह है तो आपको समझ आ जाएगा। किसी ने एक्सलेशन और टाइम तो पूछा नहीं है, तो शुरू में डायनामिक्स में घुसना ही नहीं है, क्योंकि रेयर है कि उसका बड़ा क्वेश्चन डायनामिक्स का किसी भी एग्जाम में आया। ठीक है ना, बहुत पुराना जमाना था जब बड़े बड़े क्वेश्चन आते थे जेईई में, एनएलएम के, फ्रिक्शन के, अब कोई नहीं पूछता। ठीक है ना, कोई नहीं पूछता, अब इनके नाम एडवांस वाला भी नहीं पूछता। ठीक है, तो इसलिए अब आप उस चीजों में नहीं फंसेंगे और इसको कैसे समझदारी से करेंगे, जो आपने सीखा है कि पूरे सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, वर्टिकल एमजी लग रहा है तो वर्टिकल होगा, सेंटर ऑफ मास चेंज होता रहे। बट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं, कोई फ्रिक्शन नहीं। ठीक है, इंडिविजुअल पर फोर्स लग रहा है क्योंकि बड़ा ब्लॉक आगे चल रहा है, तो यहाँ से नॉर्मल फोर्स आ रहा है, उसका कंपोनेंट इधर आ रहा है, तब ये आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये सब आप एनएलएम में सीख चुके हैं। ठीक है, तो क्या करोगे आप, तो अपनी थ्योरम लगाओगे, क्या मानोगे जब यहाँ पर पहुंच गया तो इस तरह की सिचुएशन है कि मान लो ये ब्लॉक यहाँ से रिलीज हुआ, ये थोड़ा आगे पहुंचा तो यहाँ पहुंच गया, तो आपको इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना। ठीक है, तो यही लिखा है मैंने, जो आपको समझ में आ गया होगा, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है हॉरिजॉन्टल में, तो डेल्टा एक्स सेंटर ऑफ मास जीरो, तो लिख दो वही m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 इज इक्वल टू जीरो। तो आपने वेज का डिस्प्लेसमेंट, अगर यहाँ से ये एक्स है, ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास भी एक्स डिस्प्लेस होगा, रिजिड बॉडी। ठीक है ना, सेंटर ऑफ मास भी एक्स डिस्प्लेस हो, कोई डाउट तो नहीं है इसमें किसी। ठीक है, और फिर से आपको वेज के रिस्पेक्ट में इसका डिस्प्लेसमेंट देखो, वेज के रिस्पेक्ट में देखो कि वेज रुक गया तो हम यहाँ तक पहुंच रहा है, तो वेज के रिस्पेक्ट में ये है इसका। ठीक है, तो इसका दो कंपोनेंट हो गए, एक हॉरिजेंटल एक वर्टिकल। तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट से मतलब है, ठीक है ना, हमें तो स्मॉल एम के हॉरिजेंटल कंपोनेंट से मतलब है। तो ये लेंथ अगर एल है, ठीक है, तो एल कॉस थीटा नहीं हो जाएगा क्या इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट, बताओ। अगर इसको एल मान लें तो ये लेंथ एल कॉस थीटा है, तो इसका जो दो कंपोनेंट करोगे तो ऐसे और ऐसे कंपोनेंट आएंगे ना इसके डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट, वेज के रिस्पेक्ट में जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ये है, इसका कंपोनेंट ये वाला कितना आएगा वो देख लो आप, एल कॉस थीटा है। ठीक है, और उसको आप इस उस कंपोनेंट को, इसके रिस्पेक्ट में जो डिस्प्लेसमेंट है उसमें आप इसका डिस्प्लेसमेंट ऐड कर दोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। तो आपने अब ये डायरेक्शन पॉजिटिव ले ली, मेरी मर्जी है किधर पॉजिटिव। ठीक है, तो ये इनिशियल सिचुएशन है, ये फाइनल सिचुएशन है। इस मोशन में डेल्टा एक्स सेंटर ऑफ मास जीरो रहना चाहिए, तो डेल्टा एक्स सेंटर ऑफ मास लिखो उसी फार्मूले से। वेज का कितना आ गया, एक्स आ गया, और ब्लॉक का कितना आ गया, सेम मेथड होता है।
स्मॉल m का कैपिटल M के रिस्पेक्ट में प्लस कैपिटल M का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ऐसे लिखो। स्मॉल m का कैपिटल M के रिस्पेक्ट में प्लस कैपिटल M का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा, मैंने पहले ही कहा। ठीक है ना। अब इसको आपने कैसे निकाल लिया, ऐसे निकाल लिया, tan थीटा इज इक्वल टू h अपॉन दिस, तो ये कितना आ गया आपको, ठीक है ना, h अपॉन tan थीटा आ जाएगा। फिर tan थीटा का फार्मूला लगाया, सबको आता है, तो h cot थीटा आ गया। तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल M इस डायरेक्शन में आया, तो इसलिए मैंने यहाँ पर माइनस लेके लिख दिया, माइनस h cot थीटा। ठीक है ना, ये h दे रखी थी ना हाइट, तो ये लेंथ, ये थीटा है, तो ये कितना होगा, h cot थीटा। तो ब्लॉक के रिस्पेक्ट में हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, ब्लॉक वेज के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ये ध्यान रखना। रियन, आपको समझ में आएगा रिलेटिव, या अभी आपको डाउट है इन दोनों प्रॉब्लम्स में, क्योंकि रिलेटिव यूज कर रहे हैं, तो जो आपका डाउट है उस मंकी वाली प्रॉब्लम में रिलेटिव मोशन को लिखिए। इसमें क्लियर है, इतना आप समझ पा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वेज डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट? यस। हाँ, इसमें तो डाउट नहीं है ना कि वेज के रिस्पेक्ट में कैसे डिस्प्लेसमेंट, तो वेज के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट देख के वेज का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ऐड कर दिया, क्योंकि आपने डायरेक्शन लेफ्ट वाली पॉजिटिव ली है, इसलिए अब आपको वेज का आपने एक्स मान लिया और उसमें माइनस एच कॉट थीटा रख दी, तो बस एक्स की वैल्यू निकाल। ठीक है, कितना आ गया, एम एच कॉट थीटा अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। ठीक है, इस प्रॉब्लम में किसी को डाउट? बेटा तीनों एग्जांपल्स हो गए हैं आपके। ठीक है ना, डेल्टा एक्स सेंटर ऑफ मास 0 होगा अगर आपका फोर्स, और फोर्स नहीं है एक्सटर्नल फोर्स, और इनिशियल वेलोसिटी कुछ नहीं है सेंटर। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इन तीन प्रॉब्लम्स का और इस थ्योरम का।